हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे बच्चों और पढ़ाई के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 6 में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसमें हम लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में समझना था। तो कल हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे। उसी सीरीज में आज कुछ और हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर आज 100% कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये आशा करूंगी कि अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है बहुविकल्पीय टाइप के, तो इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो वो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य ही कर दूंगी। तो बिना देर किए हुए चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। आंसर करने के बाद मैं उनके एक्सप्लेनेशन आपको करके आंसर को समझा दूंगी। बच्चों, हम लोगों का क्लास 6 इसका हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा है, यानी कि MCQs, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में बच्चों ये ज्यादातर आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और इसमें क्या करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन होता है और आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं उस क्वेश्चन के लिए। फॉर दिस क्वेश्चन आपके पास यू हैव 4 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस, और उसमें से आपको चूज द राइट वन, मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना होता है और उसको आपको आंसर में लिखना होता है। मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि कूट के तरीके से, यानी अगर कोड वर्ड में पूछा जाए आपको कि तो भी आपको वो आंसर देने का तरीका मैंने समझा दिया था। और इस तरह से अगर सीधा सीधा ऑप्शंस देते हैं तब भी आपको ये ज्यादा इजी है। कोड वाला तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोड वाले तरीकों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मैंने आपको समझा दिया था। उस तरीके के क्वेश्चन बच्चों ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। अगर आपका कोई जिला स्तर का प्रतियोगिता हो रही है या कोई राष्ट्रीय स्तर की साइंस की प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो उसमें कोड टाइप का आता है, मतलब कूट, जिसे कूट कहते हैं ना, तो कूट का प्रयोग करके उसका आंसर करना होता है। तो शुरू करते हैं आज का बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये सीरीज। सेलेक्ट एन एनिमल, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। सेलेक्ट एन एनिमल दैट इज नॉट एन ओमनिवोर। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन कि ओमनिवोर कौन सा है, बल्कि वो ये पूछ रहा है कि ओमनिवोर कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ओमनिवोर का कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब ओमनिवोर का मतलब क्या होता है, पहले इसका आंसर करेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉग, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी है आपका काऊ, ऑप्शन नंबर सी है आपका हेन और ऑप्शन नंबर डी है आपका रैट। तो आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में सोचना है और सोच करके ये निशान लगाना है कि कौन सा इसमें ओमनिवोर नहीं है। डॉग के बारे में सोचेंगे कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स के आधार पे डॉग कैसा एनिमल है। उसके बाद फिर आप काऊ के बारे में सोचेंगे, हेन के बारे में सोचेंगे और रैट के बारे में सोचेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है सही बच्चों? एन एनिमल दैट इज नॉट एन ओमनिवोर, मतलब वो ओमनिवोर नहीं है। डॉग कैसा है आपका? पौधों पे भी, और मतलब डॉग आपका दूध भी पी लेता है, रोटी भी खा सकता है और डॉग आपका मांस भी खा लेता है, तो वो आपका ओमनिवोर की कैटेगरी में आ गया। हेन भी आपका ओमनिवोर की कैटेगरी में आ जाती है। फिर रैट भी आपका ओमनिवोर की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन क्या गाय आपकी ओमनिवोर की कैटेगरी में आती है? अगर गाय को खाने के लिए कोई भी एनिमल प्रोडक्ट दे दिया जाए, इवन उसका खुद का दूध भी उसको दे दिया जाए, तो वो नहीं पीती है। यानी गाय जो है आपकी वो पूर्णतः शाकाहारी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका, वो होगा करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है,
सेलेक्ट एन एनिमल दैट इज नॉट एन ऑमनिवोर। मैंने आपको, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है बच्चों, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये आंसर है, आंसर नंबर 1 ये है आपका। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको जो मैंने आंसर बताया कि काउज आर हर्बीवोर्स, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो गाय होती है आपकी, वो किसी भी प्रजाति की गाय हो, वो आपकी कैसी होती है बच्चों, हर्बीवोर्स होती है, यानी कि वो आपकी शाकाहारी होती है। शाकाहारी गाय जो है वो आपकी शाकाहारी जंतु होती है। और किसके आधार पे इसको डिसाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उनके खाने की आदतों के आधार पे। तो डॉग यानी कि कुत्ता, हेन यानी कि मुर्गा या मुर्गी, और रैट यानी कि चूहा, ये बच्चों ऑमनिवोर्स के या सर्वाहारी के एग्जाम्पल हैं। और काऊ जो है आपकी यानी कि गाय जो है वो शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई फ्रूट। मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब ऑप्शन नंबर ए है मैंगो, ऑप्शन नंबर बी है एप्पल, ऑप्शन नंबर सी है आलमंड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्रेप्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ड्राई फ्रूट है? अब ये सोचने की बात है। मैंगो जो है उसको क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में, वो कहलाता है आपका आम। बी आपका एप्पल यानी कि सेब, सी आपका हो गया आलमंड यानी कि बादाम, और डी आपका ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अब इसमें से देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शंस है इसमें से एक ही ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल, सूखा मेवा जिसे कहते हैं। ड्राई फ्रूट का मतलब आपका होता है मेवा, मेवे, इनको ड्राई फ्रूट कहते हैं। और आलमंड, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि आलमंड आपका ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है बच्चों। लेकिन ड्राई फ्रूट्स एप्पल से भी बनाया जा सकता है और ग्रेप्स से भी एक ड्राई फ्रूट बनता है। तो ग्रेप्स से जो ड्राई फ्रूट बनता है उसे आप किशमिश कहते हैं। अगर बिना बीज वाला है तो वो किशमिश कहलाएगा, और अगर देसी बीज वाला ग्रेप्स है और वो ड्राई करते हैं तो वो कहलाता है आपका मुनक्का। एप्पल का भी ड्राई करके उसका भी ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, लेकिन इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी बादाम जो है वो आपका सीधा सीधा ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। आंसर नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राई फ्रूट। क्या है, मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स आर फ्लेशी फ्रूट्स, यानी कि कैसे होते हैं बच्चों, ये तीनों जो है वो आपके गूदेदार, ये तीनों गूदेदार फलों की श्रेणी में आते हैं। गूदेदार फल हैं, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स का इसमें देखिए कैश्यू नट्स है, कैश्यू नट्स जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, काजू कहते हैं, जिसे हम काजू कहते हैं, और आलमंड्स जिसे हम बादाम कहते हैं। तो ये सब आपकी ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो आपका बादाम हो गया ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में, फिर आपका काजू, ये आपको ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में ही, अगर मार्केट में आप काजू खरीदने जाएंगे तो आपको फल के रूप में कच्चा काजू नहीं मिलेगा, आपको ड्राई फ्रूट्स के रूप में ही वो मार्केट में अवेलेबल है। फिर बादाम है आपका, अखरोट भी आपका ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आता है बच्चों। अखरोट, ठीक। फिर आपका किशमिश भी ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आती है। आप और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स के बारे में जानते हैं, मुनक्का भी आपका ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में आता है। फिर एक फल होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं अंजीर,
अंजीर भी पहाड़ी फल होता है और इसको भी सुखा करके ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में यूज किया जाता है। फिर और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे फलों के बीजों को भी ड्राई फ्रूट के रूप में, सीड्स को भी ड्राई करके उनको यूज किया जाता है। पर जिन फलों को सुखा करके अपने पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं, मतलब सूखे फल। ड्राई फ्रूट का मतलब क्या हो गया बच्चों, सूखे फल। और इन्हीं सूखे हुए फलों को हम क्या कहते हैं, मेवा या ड्राई फ्रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनिमल्स हु कट देयर फूड आर कॉल्ड। अब इसमें आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कट का मतलब समझना होगा कि कट करना किसे कहते हैं। एनिमल्स हु कट देयर फूड आर कॉल्ड। कट देयर फूड का मतलब बच्चों वो क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी फूड को च्यू किया जाए तो उस फूड को क्या करना कहते हैं, कट करना कहते हैं। यानी कि वो पशु, वो जानवर जो लगातार जुगाली करते रहते हैं, वो अपने फूड को क्या करते हैं बच्चों, कट करते हैं। कट करने का मतलब है बहुत लंबे टाइम तक चबाना, बहुत लंबे समय तक टुकड़ों में यानी थोड़े थोड़े भाग को चबाते रहने की कैटेगरी को क्या कहते हैं, कट करना कहते हैं। और इसको आप एक शब्द में कह सकते हैं कि जुगाली करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर। हिंट मैंने आपको दे दिया है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं मुझे। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका कॉर्निवोर्स, ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉर्निवोर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका रूमिनेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्कैवेंजर्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। ठीक है, इसमें बच्चों कॉर्निवोर्स का मतलब आप सभी को पता है कि इन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। ठीक, रूमिनेंट्स को आप रूमिनेंट्स कह सकते हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब बच्चों जो अपघटक प्रकार के जीव होते हैं, जो मरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे अपना अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। और हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। तो जो जानवर कट करते हैं अपने फूड को, उसका ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट, रूमिनेंट्स। देखते हैं कैसे, समझते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर नंबर 3 है आपका रूमिनेंट्स। क्यों? एनिमल्स हु कट देयर फूड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि सम एनिमल्स यानी कुछ जानवर, सच एज काउज यानी कि गाय, और बफेलोज यानी कि भैंसें, यानी कि भैंसें, ब्रिंग बैक द ऑलरेडी स्वेलोड फूड। ये चीज मैं आपको समझाने जा रही थी कि ये क्या करते हैं, पहले जो इनका चारा होता है उसको ये पूरी तरह से निगल लेते हैं, अपने पेट के अंदर कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्रिंग बैक द ऑलरेडी स्वेलोड फूड, यानी पहले से निगले हुए भोजन को अपने मुंह में वापस लेकर के आते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इनटू माउथ फॉर प्रॉपर ग्राइंडिंग, यानी उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग करने के लिए, उसको खूब अच्छी तरह से चबा करके ग्राइंड करने के लिए उसको दोबारा से अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके आते हैं। उसके बाद फिर उसको अंदर करते हैं, विच इज कॉल्ड, और ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है बच्चों कडिंग, जिसे हम, आप कभी भी ऑब्जर्व करिए कि जो गाय या भैंस दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, जो आपका केवल ग्रीन प्लांट्स पे जिंदा रहते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स जिनमें सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें क्या होता है बच्चों, सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उसको पचाने के लिए वो पहले पूरे भोजन को निगल लेते हैं, और निगलने के बाद क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस भोजन को अपने मुंह में वापस लेके आते हैं, उसको फिर बहुत अच्छी तरह से च्यू करते हैं यानी चबाते हैं, और उसके बाद उसकी क्या करते हैं,
प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो उनके पेट के अंदर जाता है, तब उसका पाचन शुरू होता है। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जिनके भोजन में सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो कडिंग का मतलब आपका हो गया जुगाली, जो मुंह चलाते रहते हैं। आप आज देखेंगे, आप ऑब्जर्व करिएगा आज कि गाय या भैंस क्या करते रहते हैं, अपने मुंह को लगातार चबाते रहते हैं, यानी चारा वो पहले एक साथ अंदर कर लेते हैं अपने पेट में, उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको अपने मुंह में लेके आते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं उसकी, उसके बाद फिर आधा पाचन वो अपने मुंह में ही करवा पाते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं। तरीका क्या होता है? वो कडिंग करते रहते हैं, यानी कि अपना मुंह लगातार चलाते रहते हैं। अब उनके मुंह के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है वो तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो वो अपना मुंह लगातार चलाते रहते हैं वो आप हमेशा अगर किसी भी गाय को या भैंस को देखें तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार के जानवर जो होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं, यानी कि जो सेलुलोज वाला खाद्य पदार्थ खाते हैं अपने भोजन के रूप में, वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कैरेट्स आर। क्वेश्चन नंबर 4 यानी गाजर है, क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर ए सीड्स, ऑप्शन नंबर बी लीव्स, ऑप्शन नंबर सी रूट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्लावर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्लास 6 के लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जो बच्चों ने अच्छी तरह से पढ़ा समझा होगा उनको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट्स, जिन्हें हम कहते हैं जड़ें। ठीक। सीड्स जिन्हें हम कहते हैं बीज। तो आप सभी जानते हैं लीव्स का मतलब होता है आपका पत्तियां, और फ्लावर्स का मतलब होता है आपका फूल। ठीक। तो ये हम देख रहे हैं गाजर के बारे में। अब इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। कैरेट इज आंसर नंबर 4। कैरेट एंड रेडिश आर रूट्स, यानी कि गाजर और मूली क्या होती है बच्चों? ये जड़ें होती हैं। गाजर और मूली जड़ें होती हैं, जड़ें होती हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि गाजर और मूली का जो भाग हम खाते हैं, जो उसका एडिबल पार्ट होता है यानी कि ईटेबल पार्ट होता है, वो होता है उनकी जड़ें। जड़ों को क्या करते हैं? ये आपका भूमिगत जड़ होती है, और इसको क्या करते हैं? उखाड़ते हैं, फिर खूब अच्छे से धो करके साफ करके, और उसके बाद फिर उसको सैलेड के रूप में या कच्चा या पका करके या गाजर का हलवा बना करके, मतलब किसी भी तरीके से उससे कोई भी व्यंजन बनाया जा सकता है। गाजर से आपका गाजर का हलवा बनता है, ठीक है। फिर गाजर से आपका और क्या बन सकता है बच्चों? गाजर को हम सलाद के रूप में कच्चा ही खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन ए और क्या मिलता है? इसमें हम लोगों को कच्चा खाने पे विटामिन ए मिलता है ना। और उसके बाद फिर इसको जब बॉयल करते हैं तो इसका सूप भी बना के पी सकते हैं। और इससे क्या होती है? हम लोगों की आंखें बहुत अच्छी होती हैं। मूली जो है बच्चों, मूली का भी पराठा बना के खाया जा सकता है, मूली को भी सलाद के रूप में खाया जा सकता है, लेकिन इनकी कौन से पार्ट का हम सेवन करते हैं? जड़ों का सेवन करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम तनों का सेवन करते हैं ना, ये हम चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीज आर, यानी कि मटर है। ऑप्शन नंबर ए सीड्स, ऑप्शन नंबर बी लीफ, ऑप्शन नंबर सी रूट एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लावर। मतलब कौन सा पौधे का ऐसा भाग है जो आपका मटर के रूप में बदल जाता है, जिसे हम खाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी उसका जो सीड्स होता है, उसके जो बीज होते हैं, वो बीज ही मटर के जो बीज होते हैं वो उसका एडिबल पार्ट होते हैं, यानी बीजों को हम खाते हैं।
ठीक है। और बीज के ऊपर जो एक कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको ऐसे सिंपल भाषा में हम उसका मटर का छिलका कहते हैं। फ्लावर का मतलब पुष्प और रूट का मतलब जड़। तो मटर का केवल एक ही भाग हम सेवन करते हैं और वो है आपका सीड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आंसर नंबर 5। पीज आर, देखिए पीज यानी कि मटर, फिर ग्राम जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, चना कहते हैं। फिर किडनी बीन्स, किडनी बीन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं राजमा। और ये क्यों किडनी बीन्स कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के शेप की होती है। ऐसा कुछ कुछ राजमा का कुछ ऐसा शेप होता है ना, कुछ इस तरीके का शेप होता है राजमा का। तो ये किडनी का शेप होता है, इसलिए इनको किडनी बीन्स कहते हैं। किडनी शेप्ड होती है ये। और राजमा तो अलग अलग कई प्रकार का होता है। फिर ब्लैक ग्राम यानी कि काला चना, ये सफेद चना भी होता है, काला चना भी होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एडिबल सीड्स के, यानी जिनके बीजों को हम सेवन करते हैं, जो खाने योग्य जिनके बीज होते हैं, प्लांट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज पल्सेस। और इन्हीं को अगर हम, जैसे ये आपका कच्चा बीज के रूप में खाया जाता है मटर, फिर मटर जब ड्राई हो जाती है यानी सुखा दी जाती है, तो इस पूरे मटर के दाने को मशीनों में दर दिया जाता है या हाथ की चक्की से भी दर सकते हैं, और उसके बाद इनकी क्या बन जाती है बच्चों, दालें बन जाती हैं, है ना। तो उनको हम, इनके किस चीजों का सेवन करते हैं, इनके हम सेवन करते हैं बीज का। ये सारे प्रकार के जो होते हैं इनके बीज का सेवन करते हैं। क्वेश्चन एक है, लेकिन इससे आपके बहुत सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कि जो अदरक है आपका, वो उसका कौन सा भाग हम सेवन करते हैं। अदरक है, क्या है, अदरक है। ऑप्शन नंबर ए सीड, क्या वो उस पौधे का बीज है। ऑप्शन नंबर बी लीफ, क्या वो उस पौधे की लीफ है। ऑप्शन नंबर सी रूट, क्या वो उस पौधे की जड़ है। या ऑप्शन नंबर डी अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि क्या वो उस पौधे का भूमिगत तना है। सीड का मतलब आपका हो गया बीज, लीफ का मतलब हो गया आपका पत्ती, रूट का मतलब हो गया आपका जड़, और अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब हो गया आपका भूमिगत तना। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अदरक का हम कौन सा भाग सेवन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी है करेक्ट, यानी कि अदरक जो है वो जरूर जड़ के, वो सॉरी जमीन के नीचे होता है, लेकिन चूंकि वो भूमिगत तना होता है ना, वो भूमिगत तना होता है, और उसी पार्ट का हम सेवन करते हैं। कभी आपने अदरक का पत्ती खाते हुए या किसी कभी अदरक का जड़ खाते हुए नहीं देखा होगा। अदरक के जिस भाग का हम सेवन करते हैं, कच्ची अदरक की चटनी बना सकते हैं, उसके बाद सूखी हुई अदरक बहुत लंबे समय तक यूज होती है, जिसको हम चाय में कूट कूट के डालते हैं। उसके बाद फिर अदरक का अचार भी बनाया जाता है। और अदरक बच्चों मतलब एक खांसी सर्दी जुकाम, इसमें आपको बहुत ज्यादा औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर सूखी अदरक को, ड्राई जिंजर पाउडर को यानी सोंठ पाउडर को भी यूज करते हैं ठंड से बचाने के लिए। तो जिंजर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, ये आपका आंसर सही है, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक, आंसर नंबर है आपका 6। क्या कहता है, जिंजर इज ऑफन मिस्टेकन एज रूट, यानी जनरली जिंजर यानी अदरक को आप जड़ की तरह समझ लेते हैं कि अदरक किसी भी पौधे की जड़ होगी, बट लेकिन इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन यह
एक भूमिगत तना है। ठीक। अनियन यानी कि प्याज, प्याज, जिंजर यानी कि अदरक, फिर आपका पोटैटो यानी कि आलू, आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। कुछ और एग्जाम्पल हैं बच्चों, जैसे आपका हल्दी, फिर आपका है लहसुन, ये सभी आपके अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल हैं, यानी कि भूमिगत तना के एग्जाम्पल हैं। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा, जैसे जमीन के नीचे हो रहा है, तो आप छोटे हैं, आप सबको ये लगता है कि जमीन के नीचे जो भी पौधे का भाग है वो आपका जड़ ही होगी, लेकिन जब आप साइंस की बात करते हैं बच्चों, तब ये चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, और तब ये आपको समझ में आता है कि जो आपकी जमीन है, जमीन के नीचे भी कुछ पार्ट होते हैं पौधे के जो तने के रूप में होते हैं, और फिर जब पौधा क्या करता है, अपना भोजन निर्माण करता है, अपना खाना बनाता है, अपने आप से ही वो धूप के उपस्थिति में अपना खाना बना लेता है ना। तो जब वो अपना खाना बना लेता है तो वो जो तना होता है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, वो उस खाने से क्या हो जाता है, फूल के मोटा मोटा हो जाता है, और उस तने को हम फिर अपने भोजन के रूप में, भोजन में अलग अलग प्रकार से यूज कर पाते हैं, उसका सेवन हम करते हैं, तो वो क्या है, आपका भूमिगत तना है। क्वेश्चन एक ही था कि अदरक क्या है, तो आपको अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, प्याज के बारे में पूछता है, अदरक, आलू, हल्दी या लहसुन, तो ये सभी आपके क्या हैं, भूमिगत तने हैं। ये सभी आपके क्या हैं बच्चों, ये सभी आपके भूमिगत तने हैं, यानी ये तने की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब भूमि के नीचे जड़ भी होती है और भूमि के नीचे आपका तना भी होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कुछ पौधे जिनकी तने जो है वो जमीन के नीचे भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बच्चों ने किया होगा तो ये बहुत इजीली कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, बफेलोज आर, यानी भैंसे होती हैं क्या? ऑप्शन नंबर ए डीकंपोजर्स, ऑप्शन नंबर बी हर्बीवोर्स, ऑप्शन नंबर सी कार्निवोर्स, और ऑप्शन नंबर डी स्कैवेंजर्स। तो डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? जो सड़ी गली वस्तुओं को डीकंपोज कर देते हैं। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो घास पात और पौधों पर ही निर्भर होते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, जो मांस पर निर्भर होते हैं। और स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो शिकार करते हैं, है ना, स्कैवेंजर्स। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा है बच्चों? आपका आंसर है बफेलोज आर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। ये पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी। शाकाहारी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, का आंसर देख लेंगे। आंसर नंबर 8 है आपका, बफेलोज आर, काउज एंड बफेलोज आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। इनको शाकाहारी भी कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स, यानी कि ये शाकाहारी होते हैं। और बच्चों इन्हें हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स या घास खाने वाले जंतुओं की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 9। अब ये आप मैंने कहा था कि अब घर में जाएंगे जब चैप्टर पढ़ने के बाद तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पिग्स किस प्रकार के जानवर हैं, यानी वो किस तरीके के भोजन को ग्रहण करके जिंदा रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ओमनिवोर्स, यानी कि क्या वो सर्वाहारी हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका हर्बीवोर्स, यानी कि क्या वो शाकाहारी हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉर्निवोर्स, क्या वो मांसाहारी हैं।
या ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कैवेंजर्स, यानी कि क्या वो स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं? तो पिग्स आर, इसमें सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों, ये आपका ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आती हैं पिग्स। और पिग्स के बच्चों को हम क्या कहते हैं बच्चों? पिग्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके कहलाते हैं पिगलेट्स, है ना। ये पिग्स के बच्चे, इनके बच्चे क्या कहलाते हैं? इन्हें हम कहते हैं, यानी पिग्स के जो किड्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनकी संतानें होती हैं, उन्हें हम पिगलेट्स कहते हैं। ये एक और जानकारी है आपके लिए। जो पिग्स होती हैं, आंसर नंबर आंसर नंबर 9 है आपका। पिग्स आर ओमनिवोर्स, यानी कि कैसी होती हैं बच्चों? सर्वाहारी होती हैं। ओमनिवोर्स का मतलब आपका सर्वाहारी, मतलब वो पौधों से भी प्राप्त भोजन को ग्रहण कर लेती हैं और जंतुओं से भी प्राप्त भोजन को खा लेती हैं। और सर्वाहारी की कैटेगरी में और कौन कौन से जंतु आते हैं? डॉग्स, यानी कि कुत्ते, कुत्ते वो कैसे भी हो सकते हैं, कैट्स यानी कि बिल्लियां, बिल्लियां, फिर आपके आगे पिग्स और रैट्स। पिग्स जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? रैट्स यानी कि चूहे। ये कैसे होते हैं? ये पौधों से भी प्राप्त भोजन को खा, जैसे चूहे का आप एग्जांपल लीजिए, ये आपका रोटी भी कुतर लेता है ना, और आपका कोई मांस भी होगा तो वो भी खा लेगा। तो डॉग्स, कैट्स, पिग्स, रैट्स और ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, मनुष्य, ये जंतु जो होते हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स, यानी कि ये सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वुल्फ्स आर, यानी वुल्फ्स कैसे होते हैं? तो वुल्फ्स का मतलब क्या होता है बच्चा? वुल्फ्स का मतलब आपका होता है भेड़िया। वुल्फ्स को हम हिंदी में कहते हैं भेड़िया। तो भेड़िया कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या भेड़िया घास पात खाता होगा या फिर क्या खाता होगा? वो उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या होगी? पहले आपको ये चर्चा करनी है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या होगी, तभी आप जान पाएंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। वो ओमनिवोर्स, ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्या वो सर्वाहारी होते हैं, यानी वो सब कुछ खा लेते होंगे, या क्या वो ऑप्शन नंबर बी है हर्बीवोर्स, यानी कि क्या वो शाकाहारी होते होंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्निवोर्स, क्या वो मांसाहारी होते होंगे, या ऑप्शन नंबर डी है आपका स्कैवेंजर्स, क्या वो स्कैवेंजर्स होते होंगे। तो कभी आपने ऐसे ही सुना होगा बच्चों कि गांवों में ज्यादातर होता है, जो गांव जंगल के किनारे होते हैं उनमें आपका होता है कि वुल्फ्स होते हैं। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि सोते हुए बच्चे को भेड़िया उठा ले गया, है ना, या गाय के बछड़े को भेड़िए ने खा लिया, या भेड़िया ने किसी जानवर को काट लिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो रीजन क्या होता है बच्चों? भेड़िया जब गांव के अंदर घुस आता है तो उसको कुछ घास पात भी तो दिखता होगा, लेकिन वो उसको नहीं खाता, वो केवल मांसों पर डिपेंड होता है, यानी कि वो आपका हो जाता है बच्चों मांसाहारी जंतु। भेड़िया जो है आपका वो मांसाहारी जंतु है। ठीक, वुल्फ्स आर, यानी कि भेड़िए होते हैं आपके मांसाहारी जंतु। लायंस यानी शेर, टाइगर्स यानी चीते, वुल्फ्स यानी कि भेड़िए आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स, यानी ये सभी मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं।
दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी ये अन्य जंतुओं का मांस जो है वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत सिंपल है। क्रोज आर, यानी कौवे कैसी कैटेगरी में आते हैं? जो कौवे होते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, ओमनीवोर्स, सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर बी हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। ऑप्शन नंबर सी कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। और ऑप्शन नंबर डी स्कैवेंजर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, कौवे आपके ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्रोज आर कैसी? ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। ये है आपका आंसर नंबर 11। ठीक, वल्चर यानी जो बाज होता है एंड क्रो आर स्कैवेंजर्स, दे फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स। और बेटा स्कैवेंजर्स तो होते हैं, लेकिन ये आपके कौवा, वल्चर तो स्कैवेंजर की ही कैटेगरी में आएगा, पर कौवा आपका ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कौवे को जब आप रोटी वगैरह कुछ डालते हैं तो कौवा वो भी खा लेता है, इसलिए कौवा आपका ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आता है। क्रो जो है वो आपका ओमनीवोर की कैटेगरी में आता है, ओमनीवोर। ठीक, उसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर, ऑयल सीड्स आर, यानी कि जो तेलों का बीज होता है वो क्या होते हैं आपके? प्लांट सोर्स ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी एनिमल सोर्स ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर सी इज कार्निवोर और ऑप्शन नंबर डी इज डिकम्पोजर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लांट सोर्स ऑफ फूड। आप देख पा रहे हैं कि सीड्स फ्रॉम मेनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, यानी उससे तेल निकाला जाता है। और ऑयल सीड्स क्या कर, पहले खूब क्रश किए जाते हैं, उसके बाद फिर उसका तेल निकाल दिया जाता है। बहुत सारे तेल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आपका सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। तो ये सभी क्या हैं? आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लायन इज अ कार्निवोर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ये आपका मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों आज की क्लास में भी हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जाना, उनके आंसर्स को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब 2 दिन हमने बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि इतने सारे बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों को करने के बाद आपके सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।